भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अगर शिव सैनिक आकर उनसे बात करेंगे तो और वो चाहते हैं कि मैं ये पद छोड़ दूं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसके बाद सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना और सरकार को बचाने के लिए आखिरी मौके के तौर पर भावनात्मक अपील का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबके बीच में गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायक बैठे हैं और वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 34 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र राज्यपाल को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो मौजूदा व्हिप को नहीं मानते हैं, नए व्हिप को बनाया जाए और साथ ही साथ राज्यपाल से भी समय मांगा गया है ताकि वो अपने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन कर चुके। लेकिन इन सब के बीच में सबकी नजरें भारतीय जनता पार्टी के भी कदम पर टिकी हुई है कि 106 विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी क्या एकनाथ शिंदे के इस बागी गुट से बात करके सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि 2019 का अनुभव बीजेपी का अच्छा नहीं रहा था, जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटों बाद जो है अजीत पवार ने पाला बदल लिया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये तय कर लेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे के पास दल बदल के कानून से बचने के लिए शिवसेना के 2/3 या उससे ज्यादा विधायकों की संख्या है और ऐसे में जब ये धड़ा टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास आए तो फिर बेधड़क भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आगे के 2.5 सालों के लिए सरकार बना सके। हालांकि फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों से यही नजर आ रहा है, जिस तरह से सरकार के संकट मोचक रहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिले हैं कि फिलहाल तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने चाह रहे हैं और समझ में ये भी आ रहा है कि आखिरी समय तक शिवसेना, उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी लड़ाई को लड़कर दिखाएगी, भले ही उसे अंतिम में हार क्यों न देखनी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट महेश कटकम के साथ में गौरव श्रीवास्तव, ET नाउ स्वदेश, मुंबई। चलिए, यहाँ पे उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद अब बगावत का झंडा बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे के जवाब का इंतजार है। एकनाथ शिंदे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे 46 से ज्यादा विधायक का साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तादाद बढ़ भी सकती है। आणि आपल्या सगळ्यांना माहित आहे बाळासाहेब हिंदुत्वाचं उजाला त्याच्यामध्ये कुठलीही तडजोड आम्ही करणार। सेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे के जवाब पर सबकी नजरें हैं और आइए अब सीधा गुवाहाटी का रुख करते हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बना हुआ है। वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताएं ताजा हालात और ताजा हलचल वहां पर क्या है? उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बाद क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे? क्या वो अपनी घर वापसी करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, 7 बजे का समय दिया गया है, लेकिन अभी तक हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यही बात किसके पास कितने MLA है? एकनाथ शिंदे जिससे हमने दोपहर में बात की थी, उन्होंने कहा उनके पास 46 MLA है और ये तादाद बढ़कर 50 के ऊपर तक जा सकती है। वहीं इसी के वजह से महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में नज़र आ रही है और उद्धव ठाकरे को एक इमोशनल अपील करके फिर एक बार ये तक कहना पड़ा कि मैं अपना चीफ मिनिस्टर पोस्ट तक त्यागने के लिए तैयार हूँ। आइए मेरे सामने बात करिए, जो भी नाराज़गी है उसे दूर करेंगे और चाहिए तो इस शिव सैनिक को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। देखना इस वक्त दिलचस्प होगा। हम इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, रेडिसन ब्लू होटल के बाहर। होटल के अंदर एकनाथ शिंदे और बाकी समर्थक शिवसेना और अपक्ष के निर्दलीय विधायक मौजूद है, जो किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया है उसमें अगला दाव क्या होगा, ये जानने के लिए हमें रुकना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे की होने वाली है, उसके लिए हमें रुकना होगा।
चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एक और दिलचस्प वाकया सामने आया है, जहां सूरत होटल से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख भागकर नागपुर पहुंच गए हैं। नागपुर पहुंचने के बाद उन्होंने आगे कहा कि मुझे बेहोश करने की कोशिश की गई, जिससे मैं कुछ समय तक समझ नहीं पाया और मैं उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक था, शिवसेना में रहूंगा। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर, आप किसके साथ हो? और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। चलिए, तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं फिलहाल, मयूर पारेख और तेजस मेहता। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो मयूर, आपने सुनी उद्धव ठाकरे जी की संबोधन जो उन्होंने किया, और संबोधन से ये लगा कि ये तो ऑपरेशन हिंदुत्व का पूरा मामला समझ में आ रहा है। काफी भावुक होकर उन्होंने अपील की, ये तक उन्होंने कह डाला कि मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, कोई मेरे दल में से उठकर बोले तो सही कि मैं सही मुख्यमंत्री नहीं हूं और मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, भावनात्मक रूप से रिएक्ट करने का टाइम अब चला गया है। जब उनके पास चीजें ठीक करने का समय था, तब वो समय रहते अपने पार्टी के तमाम विधायकों को नहीं संभाल पाए। आलम इतना बुरा था कि लगभग 1.5-2 साल तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो थे वो अपने निवास स्थान मातोश्री से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि कोरोना का समय था, और वो मंत्रालय भी नहीं गए। तो ये बहुत लंबे समय से जो विधायक हैं, उनके साथ में जो शिवसेना की रेगुलर डील होती है, मिलने की, लोगों के ग्रीवेंसेस सॉल्व करने की, उनसे चर्चा करने की, बहुत लंबा जो था वो इंटरकट रहा है। और इतना ही नहीं, ये इंटरकट में भी जो उद्धव ठाकरे इनके नीचे के 2nd लेयर और 3rd लेयर में जो लोग डील कर रहे हैं, यानी कि मिलिंद नार्वेकर है, संजय राउत है, या फिर अन्य जो नेता है, ये सारे के सारे नेता जो है, ये सारे एमएलएस के साथ में डील कर रहे थे। ऐसे में स्थिति जो थी वो धीरे धीरे करके उद्धव ठाकरे इनके हाथों से बाहर सरक रही थी, और अब हम जब देख रहे हैं तो वो उसके चरम पर है। और निश्चित तौर पर ये भी मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के हाथों से फिसल चुका है, क्योंकि कल रात में जब लगभग 14 जितने विधायक 2 बजे के बाद में बाय रोड सूरत जाने के लिए निकले, तो आप इतना समझ लीजिए लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चारोटी तक पहुंचने का रास्ता जो है वो महाराष्ट्र की हद से होके गुजरता है। बावजूद इसके इंटेलिजेंस इनपुट जो थे वो उद्धव ठाकरे तक नहीं पहुंच पाए कि विधायक जो है वो महाराष्ट्र छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब उनको पूरी तरह से या तो रिपोर्ट नहीं कर रहा है या बता नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पे हम ये बता सकते हैं कि उद्धव ठाकरे अब भावनिक जो हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे भी राजनीति में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तेजस जी, ये बताएं कि यहाँ पर शरद पवार किस ओर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? इनकी स्थिति कैसी जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अब कल इन्होंने एनसीपी के विधायकों की बैठक तो बुलाई है, लेकिन उससे पहले इनका तो जादुई टच राजनीति में हमेशा से ही सही समझा जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर शिवसेना में कुछ खास काम नहीं आया। इनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, ये तो वेट एंड वॉच ही वो करेंगे, क्योंकि आखिरकार जो जितने एमएलएज एकनाथ शिंदे जी को चाहिए
37 जो आंकड़ा आ रहा है उतने तो अभी दिख नहीं रहे हैं, अभी सामने है तो है, लेकिन जब तक ये पूरा मामला साफ नहीं होता कि कितने एमएलएज है, मुझे लगता नहीं है वो कुछ बोलेंगे। लेकिन जो मैंने भी सुना है, जो एनसीपी से आ रहा है, नीचे से कांग्रेस से भी लोग कह रहे हैं कि एक जो विधायक के जो दल है वहां वो समझ रहे हैं कि ये जाहिर सी बात है कि भाजपा इसमें शामिल है, लेकिन ये भाजपा अकेली नहीं है। ये मानते हैं कि यहाँ उनका शक ये भी है, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये भी है कि यहाँ शिवसेना भी शामिल है। ये एकनाथ शिंदे जैसे मयूर बता रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे एमएलए विधायक मुंबई से सूरत पहुंच जाए, रात को 8 बजे निकल जाए और किसी को एक जानकारी भी नहीं मिली है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। क्योंकि ये मंत्री भी थे साथ में, मंत्री के साथ हमेशा सिक्योरिटी होती है, विधायक के साथ सिक्योरिटी होती है, तो ये पूरी जानकारी किसी के पास ना पहुंचना, मैं मानता हूं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, लेकिन ये असंभव है। क्योंकि कहीं ना कहीं पीए हो गए, पत्रकार हो गए, शिवसेना के जो उनके जो फॉलोअर्स हो गए, कहीं ना कहीं तो खबर निकलती है। हम सब पत्रकार थे, हमको मालूम है खबर कैसे निकलती है। तो ये मानना कि ये ऐसे ही पहुंच गए सूरत, मैं नहीं मानता हूँ ये। दूसरी बात, वो एकनाथ शिंदे सीनियर लीडर है, वरिष्ठ नेता है सेना के, मगर क्या वो इतने सारे नेता अपने साथ क्या ला सकते हैं? वहां जो बैठे हैं वो क्या सब उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? ये जो पार्टी है शिवसेना, वो एक ही नाम पे चलती है, एक ही नाम पर विश्वास करती है, एक ही नाम पर मत मिलता है, वोट मिलता है, एक ही नाम से लोग यहाँ जुड़ते हैं, वो है ठाकरे। और ठाकरे के अलावा और कुछ यहाँ चलता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो वहां हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हो कुछ और रहा है। और जो एनसीपी के लोग, आप शरद पवार जी की बात कर रहे हैं, उनका शक ये है कि ये एक तरीका है, शिवसेना का तरीका है एनसीपी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस को सरकार से निकालना। क्योंकि सबसे बड़ा मकसद जो है, अगला कदम जो होगा वो होगा 2024 का महाराष्ट्र का इलेक्शन। कभी भी इलेक्शन हो, ये सरकार गिर गई इलेक्शन हो, इलेक्शन अगला कदम है। ये जो सरकार है, आघाड़ी की सरकार है, ये असल में पोस्ट पोल अलायंस था। ये सरकार लोगों के पास नहीं गई थी वोट मांगने के लिए। वोट मांगने के लिए भाजपा और शिवसेना में गए थे, उनको वोट मिला था, वो जीते थे। लेकिन जो उनका जो शासन कितने साल कौन करेगा उसका झगड़ा जो था, उसकी वजह से वो साथ में नहीं आ पाए। इसी वजह से ये तीन पार्टियां ने एक समझौता किया, महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ। लेकिन इलेक्शन जब होगा 2024 में, तो क्या शिवसेना का दोबारा 55 एमएलए वापस आएंगे और जीत पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल शिवसेना के लिए ये है। तो काफी लोग एनसीपी से और कांग्रेस से मान रहे हैं कि ये आगे देखते हुए ये पूरी रणनीति हो रही है। आज सरकार गिरे ना गिरे ये अलग बात है, लेकिन आगे कैसे, जो ये सरकार गिरती है तो कैसे शिवसेना दोबारा पावर में आ सकती है। दूसरी बात, भाजपा को भी मालूम है कि शिवसेना के बगैर वो सरकार नहीं बना सकती है। तो ये जो पूरा चक्रव्यूह है, उसको तोड़ने के लिए एनसीपी के लोग मानते हैं, और काफी एनालिस्ट भी, मैं भी सोचता हूँ कि इसमें कोई संभावना हो सकती है। क्योंकि जो बिंदु है, जमीनी स्तर पर जो बिंदु है, वो जुड़ नहीं रहे हैं। इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती। अभी देखिए, तो दूसरी बात हुई, गवर्नर साहब है, विस्तार से और उनको मंथन कोविड हो करना गया। होगा, लेकिन इस बीच क्योंकि शरद पवार की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच अब नजरें शरद पवार पर टिकी हुई हैं। उद्धव और पवार की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुसीबत में उद्धव ठाकरे हैं, फूट शिवसेना में, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार चर्चा करने के लिए अगर सबसे पहले किसी से मिले तो वो है कांग्रेस नेता कमलनाथ। शरद पवार मंगलवार रात से मुंबई में हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए करीब 20 घंटे बाद शरद पवार ने सुबह से शिवसेना के किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की। यहां तक कि संजय राउत, जो हर मसले पर शरद पवार की राय लेने पहुंचते हैं, वो भी पवार से मिलने नहीं पहुंचे। दोपहर बाद शरद पवार ने कांग्रेस नेता कमलनाथ से मिलकर शिवसेना के हालात और महाराष्ट्र सरकार के हालात पर चर्चा की। मंगलवार को जब से शिवसेना में सियासी तूफान आए,
तब से ही शरद पवार इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला कहकर खाना पोते की कोशिश कर रहे हैं। बात ऐसी कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुसीबत के वक्त शरद पवार की उद्धव से इतनी देर बाद मुलाकात हर किसी को हैरान कर रही है, क्योंकि पहले जब भी उद्धव सरकार पर किसी तरह की मुसीबत आई तो शरद पवार ने मुसीबत का हल निकाला। लेकिन जब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में फूट से परेशान हैं, तो पवार उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे जैसा कि पहले दिखते थे। उनको तजुर्बा नहीं है उद्धव ठाकरे जी को। संकट में पवार साहब मदद कर सकेंगे कि नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये इस तरह का बर्ताव पहली बार किसी के साथ नहीं हुआ है। शरद पवार बीते 2.5 साल में उद्धव ठाकरे पर जब जब मुसीबत पड़ी तो वो एक संकट मोचक के तौर पर नजर आए, लेकिन इस बार जब शिवसेना में बड़ी फूट है तो शरद पवार बेहद ही सधे हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं, मानो कि वो ये कह रहे हो कि ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है और शिवसेना इसे खुद ही सुलझाए। माना जाता है कि शरद पवार हवा का रुख पहले भांप लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या शरद पवार ने उद्धव सरकार का भविष्य देख लिया और क्या इसी वजह से उन्होंने उद्धव ठाकरे से मिलने में महज औपचारिकता निभाई? मुंबई से शिवानी मिश्रा और संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की ओर रुख करते हैं और मयूर जी, मैं चाहती हूं कि तेजस जी ने जो बातें हाईलाइट की थी उसी पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि आप क्या इससे सहमत है? अब यहां पर अगर बीजेपी सरकार बनाती है, किस तरह से आपको पूरी सिचुएशन तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, तेजस ने जो थियरी दी है, जो थियरी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और जिस थियरी को लेकर बहुत सारे लोग शंका कर रहे हैं, वो थियरी का लिटमस टेस्ट कब होगा? तो उसका लिटमस टेस्ट होगा आने वाले 1 सप्ताह में। यदि आने वाले 1 सप्ताह में एकनाथ शिंदे न सिर्फ पार्टी मतलब अपने आप को विधायक दल का नेता चुनते हैं और उप मुख्यमंत्री बनते हैं, बल्कि यदि उसके बाद वो पार्टी को भी क्लेम करते हैं, तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये कोई स्टंट नहीं था। और अगर एकनाथ शिंदे पार्टी को क्लेम नहीं करते हैं तो दाल में कुछ काला है, इसका एविडेंस मिल जाएगा। क्योंकि पहले तो आप विधायक दल के नेता अपने आप को चुनेंगे, जिसके बाद आप खुद मंत्रिमंडल में कौन जाएगा ये तय करेंगे, और ये सब कुछ करने के बाद में आप जब पार्टी को विधानसभा में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके बाद सेकंड आपका क्लेम बनता है उस पार्टी को ओन करने का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है लोगों को चुनना, विधानसभा तक पहुंचाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। यदि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर या जब कभी यह पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हो जाए और उसके बाद एकनाथ शिंदे यदि कांग्रेस पार्टी शिवसेना पार्टी को क्लेम करते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि दिस वाज नॉट अ जोक और ठाकरे इरा जो है वो शिवसेना से खत्म हो गया। और यदि वो क्लेम नहीं करते हैं तो ऐसा समझना हमें पड़ेगा कि ये जरूर कोई ना कोई ड्रामा था। जहां तक बात है शरद पवार की, शरद पवार के बारे में जो एक बात फैलाई जाती है कि शरद पवार ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े मास्टर्स हैं और वो महाराष्ट्र की राजनीति के जादूगर हैं इत्यादि इत्यादि, तो मेरा अनुभव राजनीति में शरद पवार के मामले में इससे कुछ अलग है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये पूरे देश में सिर्फ 3.5 डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई एक पार्टी है और शरद पवार पॉलिटिकल मुकाम पे जहां पहुंचना चाहते थे वहां पे राष्ट्रीय फलक पर वो कभी नहीं पहुंच पाए। इससे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर जो फूट है अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच की, वो आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। जहां तक बात थी पिछले बार जो अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ में गवर्नमेंट बनाई, तो उस मामले पे ये बात तय है कि शरद पवार ने अपना घर बचाया था
और शरद पवार एक वो नेता है जो टिकट खुद बांटते हैं और पार्टी के ऊपर उनकी 100% पकड़ है और इसीलिए वो अजीत पवार को कंट्रोल कर पाए। लेकिन शिवसेना की टिकट जो है वो कोई शरद पवार ने नहीं बांटी है और जिन्होंने शिवसेना की टिकट बांटी है, यदि उनकी बात सुनने के लिए कुछ शिवसेना के एमएलए रेडी नहीं है तो शरद पवार की बात को वो भला कैसे मानेंगे। इसीलिए जो शरद पवार का स्टेटमेंट है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है, ये बहुत ही सोचा समझा हुआ स्टेटमेंट है। उन्हें अपनी लिमिटेशंस पता है कि कहां पर मैं ये कहूं कि मैं इसे सेव कर पाऊंगा और कहां नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं और इसीलिए शरद पवार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है। इस समय मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी पार्टी जो है, इन दो का भविष्य अब महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से पूरी तरह से आधार में लटका हुआ है और ये कोई आने वाले दिनों में अब सुधरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको ऐसा नहीं लगता कि शरद पवार अब कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? अपना घर तो बचाएंगे ही वो। शरद पवार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो विधायक फूटे हैं वो एनसीपी से या कांग्रेस से नहीं फूटे हैं, बल्कि वो विधायक फूटे हैं शिवसेना से। और शिवसेना पार्टी के विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हैं, वो किसी भी ताकत से शरद पवार वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। अब टेक्निकल इश्यू जो एक बहुत बड़ा आया था, जिसे कहिए कि पॉलिटिक्स के अंदर कोरोना की एंट्री हो गई और जो एडिशनल चार्ज था वो गोवा के गवर्नर को दिया गया, तो एक ऑप्शन ये भी खुल गया कि जो विधायक है, हो सकता है उनको मुंबई ना आना पड़े, अपनी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो गोवा में भी गोवा के गवर्नर को दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के वो जो हिच थी, वो हिच भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दी है। तो शरद पवार जो है पॉलिटिकली उनके सारे जो वेपन्स थे या फिर उनके हाथ थे, वो मुझे लगता है कि एलिमिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और ऐसे में मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि शरद पवार के पास अब कुछ भी ऐसा है या कोई भी तुरुप का इक्का हो उनके पास जो वो खेल सके। भारतीय जनता पार्टी अब शरद पवार के साथ आगे नहीं बढ़ने वाली, ये बात तय है। और शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं और जो एक टुकड़ा जो 2/3 मेजोरिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, वो यदि 38 को क्रॉस कर जाता है तो आप एक बात समझ लीजिए कि शिवसेना पार्टी का अस्तित्व जो उद्धव ठाकरे के साथ था वो समाप्त हो गया और एकनाथ शिंदे के साथ आगे बढ़ेगा। और ऐसे में भी जरूरत जो है वो रूलिंग में किसी को नहीं पड़ेगी। अब इस पूरे सिनेरियो में तेजस जी, राज ठाकरे का रोल आपको कहां और कैसे फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? राज ठाकरे यहाँ कैसे कहाँ बैठेंगे? वो अपनी ही पार्टी को अभी बढ़ा नहीं पाए हैं, तो मुझे लगता है उनका कोई ज्यादा कोई यहाँ रोल है। लेकिन जो मयूर जी कह रहे थे, मैं उनके सहमत हूँ कि शरद पवार जी का भी यहाँ रोल बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो विधायक जो फूटे हैं, जो बागी बन गए हैं, वो तो सब शिवसेना में है, कांग्रेस के भी सब साथ में उनके और एनसीपी के सब साथ में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो करना है वो शिवसेना को ही करना है, उद्धव ठाकरे जी को ही करना है। लेकिन मेरा एक प्रश्न जो सामने लाना चाहता हूँ वो ये है अपने कि इसमें जाहिर सी बात है कि किसी को फायदा होना चाहिए। अभी आगे देखते हुए सोचिए, हम मान लेते एक सेकंड के लिए कि एकनाथ शिंदे ने ये शिवसेना पार्टी को हासिल कर लिया, अभी वो शिवसेना चला रहे हैं। 2024 में या जब भी इलेक्शन होता है, क्या लोग उनके नाम पे, उनके चेहरे से शिवसेना को वोट देने वाले हैं? क्या जो विधायक जो भी है वो तब तक रहेंगे कि या आपको मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इतना तो जाहिर सी बात है कि भाजपा भी ये सोचने वाली है कि हम एकनाथ शिंदे को वहां बिठा देंगे। जो राज ठाकरे ना कर पाए, क्या एकनाथ शिंदे कर पाएंगे? अपने आप के लिए एक गढ़ बना सकेंगे? 10, 15, 16, 20, 55 एमएलए क्या ला पाएंगे अगले चुनाव के लिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न मेरे लिए है, क्योंकि ये चुनाव तो अभी खत्म हो गया है, अभी 2.5 साल बाकी है। ये सरकार गिर गई तो दोबारा चुनाव हो सकते हैं कभी भी, स्थिति इतनी नाजुक है। लेकिन जो लॉन्ग रन जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो रणनीति होती है, राजनीतिक रणनीति, उसमें भाजपा ने सोचा होगा कि आगे जाके एकनाथ शिंदे
कितने सफल नेता बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने आएगा, क्योंकि मुझे आज की तारीख में लगता नहीं है कि ये शिवसेना पार्टी को वो अपना बना दे और अपन विधायक वापस ला पाए और दोबारा भाजपा के साथ वो सरकार एक क्विक टेक मुझे मयूर जी का भी लेना है इसी सवाल पर। मयूर जी, क्या आप भी इस पर मंथन कर रहे हैं? देखिए, एक बात बहुत तय है कि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया गया है। साइंटिफिक तरीके से, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है इसका बहुत ही एक्यूरेट है। इस पूरे कंट्री के अंदर इस समय मेजॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी पूरी तरह से नॉन टॉलरेंट नेशनल पार्टी है। उसे एक भी पार्टी इस पूरे कंट्री के पॉलिटिकल कैनवास पे नहीं चाहिए जो हिंदुत्व को क्लेम करती हो। शिवसेना पार्टी ये वो पार्टी है जो हिंदुत्व को क्लेम करती है। पॉलिटिकल एरिना पे जो जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, वो इक्वेटर बीजेपी शिफ्ट कर रही है कि हिंदुत्व यानी ओनली बीजेपी एंड देयर बी नो कॉम्पिटिटर। बीजेपी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता। अगर आप राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप हिंदू के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी सोच ये आखिरी सोच, और हम जो कहेंगे वही फाइनल, और हमसे टकराने वाला और कोई नहीं। बाकी सारे के सारे अन्य वोटों को क्लेमेंट कीजिए, बाकी सारे के सारे अन्य वोटों को बांटिए और विपक्ष में बैठे रहिए। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो शिवसेना को फिनिश करना, उसके दो टुकड़े करना और वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस, लीडरशिप क्राइसिस विद इन शिवसेना पार्टी क्रिएट करना, ये बीजेपी की एक नेशनल कैनवास पे बहुत बड़ी जरूरत थी। क्योंकि अब लगभग 15 दिन पहले मुंबई की सड़कों पर जो बैनर्स लगे थे वो यही था कि हमारा हिंदुत्व यानी क्या, तो हमारा हिंदुत्व यानी दिल में राम और हाथ को काम। और जब आदित्य ठाकरे जो हैं वो अयोध्या के दौरे पर गए तो उन्होंने कहा कि हम भी हिंदू हैं और हम भी हिंदुत्व के सहारे चलते हैं और हम इस वोट को और हिंदुओं के वोट को और उनकी सहानुभूति को क्लेम करते हैं। तो ये जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट था कि किस तरीके से इसको ऑप्शन करके फिनिश किया जाए। और जो तेजस ने बात कही, दैट इज क्वाइट करेक्ट। एकनाथ शिंदे 55, अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम पास्ट में जाएंगे, छगन भुजबल 13 एमएलए को लेकर निकले थे। वो 13 एमएलए में से 3 को जिता पाए, 10 अगला चुनाव हारे। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल करना, एमएलए को कंटिन्यूअसली नरिश करना और एक सिंगल लीडर को इतने सारे लोगों को झेल पाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो है ये एक बहुत बड़े सिस्टम का काम होता है और वो सिस्टम को संभालना अपने आप में फुल टाइम जॉब है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नारायण राणे, तो नारायण राणे भी अपने साथ में 2 एमएलए को लेकर निकले। वो 2 एमएलए क्या किया, कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिर बीजेपी में चले गए। फिर नारायण राणे खुद चले गए। राज ठाकरे क्या कर पाए, तो राज ठाकरे सिर्फ 1 या 2 एमएलए को निकाल पाए लेकिन पार्टी के कैडर को तोड़ दिया। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर है वो ये है कि एमएलए को लेना, लेकर उनके एक्सपेक्टेशंस पूरी करना और अपने साथ में बनाए रखना, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है, ये बीजेपी जानती है। और एकनाथ शिंदे अगर कोई एरिया को रिटेन कर पाएंगे तो वो एमएमआर रीजन के ईस्टर्न पार्ट को, यानी कि मुलुंड घाटकों पर विक्रोली, थाने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ में कल्याण, अंबरनाथ, उल्लासनगर, ये एरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे अराउंड 10-12 एमएलए की कैपेसिटी है। यानी फ्यूचर में यदि एकनाथ शिंदे का कोई फ्यूचर दिखता है तो वो इतने एमएलए को खुद के दम पर, खुद की ताकत पर चुनवाने का दम रखता है। बाकी के अगर आप कह दे कि परभणी के 2 आदमी चले गए, मीरा रोड की गीता जैन चली गई, तो वो कोई एकनाथ शिंदे के नाम पे टिकट निकलने वालों में से नहीं है। तो एंड टू एंड ये दिखता है कि अगर लॉस में कहीं पर है तो उद्धव ठाकरे, अगर स्टेक लग गया किसी का दांव पे तो उद्धव ठाकरे का लग गया। क्योंकि जो एमएलए छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, वो तो अगली बार टिकट मांगेंगे और उनके टिकट के सामने हो सकता है बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करे और तब बीजेपी ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है। तो कुल मिलाकर के पूरे पॉलिटिकल, बिल्कुल
यहाँ देखना होगा किस तरह से तस्वीर बदलती है। और इस बीच करीब 1 घंटे जो बैठक चली है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच, वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कुछ सलाह भी दी है। बहरहाल देखना होगा अब कहानी किस तरह मोड़ लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर पारेख आपका, तेजस मेहता आपका, विस्तार से इस पर हमसे बात करने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरी अहम खबर की ओर और नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं। सोनिया गांधी कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। अपनी खराब सेहत की वजह से सोनिया ने ईडी को खत लिखकर अपनी पेशी के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसे ईडी ने मंजूर कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। दरअसल सोनिया गांधी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। कोरोना से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें 23 तारीख यानी कल ईडी के सामने पेश होना था। इधर कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं और कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि और साथ में मोदी सरकार को भी निशाने पर ले रही है। ये जो पूरा प्रकरण चला है, इसमें सिर्फ इस बात को दिखाने की कोशिश की गई है, भाजपा के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा विपक्ष का नेता, उसकी आवाज को दबाने का काम करेंगे। 7 साल के बाद इस केस को खंगाला जा रहा है। इसमें कोई FIR नहीं है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं है, कोई आरोप नहीं है और जानबूझ के ये संकेत देने के लिए कि एजेंसीज पर दबाव डाल के हम लोगों की आवाज को कुचल सकते हैं, ये पूरा क्रम किया गया। रात के 12 बजे तक 1 बजे तक पूछताछ कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है और जो भी केस है उसमें जांच छानबीन आप कर सकते हैं, लेकिन एक संकेत देने की कोशिश की है कि विरोधियों का, विपक्ष के लोगों का मनोबल कम कैसे हो, उनको टारगेट कैसे किया जाए। और कांग्रेस में जो लीडरशिप है, चाहे वो सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों, जानबूझ के उनको एक तरह से तंग करने की जो कोशिश एजेंसीज कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर में कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरजेडी प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के गवर्नर फागू चौहान से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा। लोगों का तो मुद्दा है ही ना भाई, बेरोजगारी का। ये सरकार आई थी रोजगार देने या रोजगार छीनने, ये बता दे। केंद्र सरकार तो साफ करे, अरे 19 लाख भी रोजगार नहीं दिया। वो कह रहा कि हम वापस नहीं लेंगे। नाले सरकार जो है वो कानून बना सकती है, बदल सकती है, लेकिन जनता जो है वो सरकार बना सकती है, गिरा सकती है। क्रूड की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है और APMI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सौरभ मुखर्जी और कार्बन एंड एनर्जी एनालिस्ट मिस्विन महेश से बात की। इसी पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्रूड के प्राइसेस में एक जबरदस्त गिरावट आई है। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि सप्लाई साइड इश्यूज हैं क्रूड में, इसलिए ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मत करिए, बढ़ ही सकता है प्राइस। दूसरी तरफ एक ये व्यू आ रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल स्लोडाउन की खबरें आ रही हैं, दूसरी कमोडिटीज़ के चलते क्रूड में भी एक्चुअली दबाव आएगा। मिस्विन महेश जिस एरिया को, एनर्जी स्पेस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, हमारे साथ आज बात करने के लिए आए हैं ET Now पे, स्वदेश आर पे। मिस्विन, बहुत शुक्रिया। ये जो अभी फॉल आता नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल में, ऑलमोस्ट 108-109 पे आ गया ब्रेंट, आप ऐसे कौन से फैक्टर्स देखते हैं जो इस बार इस प्राइसेस को नीचे ले जा रहे हैं? So I'd say 3 main factors. The first one, as you rightly mentioned, there's a lot of concern on the global economy at the moment, especially with the Federal Reserve raising rates, central banks around the world increasing rates. That is having a direct impact on consumption. The second impact is coming from the fact that demand for oil is slowing down, partly because of the high price we've had over the last 3 months. And then the final impact is coming from the fact that we've also had a little bit of stock inventory draws that have been coming to the front of the market, which is largely being towards the back end. So, yeah. जो सबसे बड़ा इशू इंडियन मार्केट के लिए बना हुआ था और सभी मार्केट्स के लिए बना हुआ था, इन्फ्लेशन, जिसका सबसे बड़ा इशू था क्रूड, वो बहुत जोर से गिरा है। $108 पे ब्रेंट आ गया है। दूसरी ग्लोबल कमोडिटीज ऑलरेडी 15 दिन से 20 दिन से गिरना शुरू हो गई थी। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का जो
सबसे बड़ा हिस्सा था, अब वो हो चुका है, हमारे पीछे है। यहाँ से इन्फ्लेशन और नीचे जाएगा तो 10 महीने का बेयर मार्केट शायद खत्म होने वाला है। तो देखिए अजय जी, लॉजिकल है कि अगर फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, फेडरल रिजर्व रेट्स हाइक कर रही है, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रहा है, तो जाहिर है वैसे माहौल में कमोडिटीज को नीचे ही जाना चाहिए, राइट। अगर कमोडिटीज नीचे जाती है, जैसे आपने समझाया, करंट अकाउंट डेफिसिट पे, इन्फ्लेशन पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। कुछ हद तक इससे विदेशी इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस्ड होगा, कुछ हद तक रुपी पे प्रेशर कम होगा, तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बनेगा। बट उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो हाई नेटवर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मेन कस्टमर बेस है, डोमेस्टिक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को देखेगा, कमोडिटी प्राइसेस को देखेगा, इंडिया की मैक्रो स्थिति को समझेगा, और मेरे ख्याल से और जोर शोर से H&W की इन्फ्लोज मार्केट में आ सकती है इन द रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। राइट मिस्टर, आप कौन से डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं इस समय, और आपका व्यू क्या है नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स? किस रेंज में आपको क्रूड नजर आता है? So the biggest data point that we're watching is the supply side, because OPEC is running out of its options, right? So they've been incrementally increasing their supply, whereas demand's been constantly increasing. There's a small adjustment taking place now because of where the price has been over the last 3 to 4 months, the high price. The key thing to look out for is how much more supply gets withdrawn from the market because of the European sanctions on Russia, which come fully online by the end of this year. So that's a big tightening of the market. And a lot of things like insurance availability, financials, supporting Russian crude offtake, a lot of those things are getting affected. So the biggest data point to check is how much of that supply is coming down. And then the second big point is on demand, how much demand is adjusting to both the interest rate hikes as well as how the consumer is dealing with inflation. So two key data points to look at. We want to see which one slows faster, whether it's demand or supply. Right. All right, Ms. Finn, thanks very much for joining us today on ET North Pradesh. और अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में क्या एक्शन, किन शेयरों में हमने तेजी देखी है और कहां गिरावट रही है, पूरा अपडेट हमारी सहयोगी मानसी दवे दे रही है। बिल्कुल, तो दिन भर एक रेंज में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा। देखिए कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद आज सुबह जब एशियाई बाजार से कमजोरी नजर आई, अनुमान वही था कि भारतीय बाजार पर भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा, और दिन भर ऐसा ही इम्पैक्ट देखने को भी मिला। बाजार ने आखिरी कुछ घंटों में एक अटेम्प्ट भी लिया बढ़त दिखाने का, लेकिन वो अटेम्प्ट भी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कामयाबी हासिल नहीं हुई, और कमजोरी के साथ ही बाजार में क्लोजिंग। तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव। सबसे बड़ी बात ये थी कि हर सेक्टर, हर पॉकेट में हमने और अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में क्या एक्शन, किन शेयरों में हमने तेजी देखी है और कहां गिरावट रही है, पूरा अपडेट हमारी सहयोगी मानसी दवे दे रही है। बिल्कुल, तो दिन भर एक रेंज में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा। देखिए कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद आज सुबह जब एशियाई बाजार से कमजोरी नजर आई, अनुमान वही था कि भारतीय बाजार पर भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा, और दिन भर ऐसा ही इम्पैक्ट देखने को भी मिला। बाजार ने आखिरी कुछ घंटों में एक अटेम्प्ट भी लिया बढ़त दिखाने का, लेकिन वो अटेम्प्ट भी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कामयाबी हासिल नहीं हुई, और कमजोरी के साथ ही बाजार में क्लोजिंग। तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव। सबसे बड़ी बात ये थी कि हर सेक्टर, हर पॉकेट में हमने कमजोरी देखी। नेगेटिव बायस के साथ तमाम सेक्टर्स में क्लोजिंग लाल निशान पर होती हुई दिखी। ऐसे बाजार में भी इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की तरफ से भी जो कमजोरी आई, वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था बाजार की गिरावट के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बाजार को समझेंगे, ITI लिमिटेड का स्टॉक लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोर हो, चाहे बाजार बढ़त दिखा रहा हो, ये स्टॉक एक ही तरह बढ़त एक तरफा चाल दिखा रहा है। अच्छी तेजी के बीच अच्छे 13-14% ऑफ मूव्स के आज के सत्र में भी ट्रेड दिखा। मेटल स्टॉक्स में इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस में जो डाउन ट्रेंड का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। इंटरनेशनल प्राइसेस में जो बढ़त वीकनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आया, उसका एक इम्पैक्ट था, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स में गिरावट हावी होती हुई दिखी। ऐसे में टायर स्टॉक्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक आज के बाजार में भी परफॉर्म कर रहे थे। पुलर्स यानी कि बाजार को संभालने का काम TCS, BPCL, हीरो मोटो, पावर ग्रिड, मारुति जैसे स्टॉक्स कर रहे थे। और गिरावट रिलायंस ने आज परफॉर्म नहीं किया। कमजोरी हैवीवेट्स में रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में नजर आई। टॉप मिड कैप गेनर्स में क्रिसिल, ब्लू डार्ट, टाइटन जैसे स्टॉक्स नजर आए। इनफैक्ट टॉप स्मॉल कैप गेनर्स
की अगर बात करें, ITI लिमिटेड, सीक्वेंट साइंटिफिक, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे जहां पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड दिखा, लेकिन ऑल इन ऑल बाजार कमजोरी के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखा, जहां सेक्टर्स भी लाल निशान के साथ गिरावट देख रहे थे। चलिए, ये रहा बाजार का आज का पूरा राउंड अप, लेकिन बाजार के मौजूदा सूरत हाल पर कोटक AMC के CIO हर्ष उपाध्याय से बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। काफी हद तक जो नर्वस सेंटिमेंट्स बोलते हैं उसका काफी असर पड़ा है मार्केट्स पे। हमारा मानना यह है कि अगर आप कोविड लोज जो मार्च और जून क्वार्टर के बीच में जो हुआ था 2020 में, वहां से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का जो मार्केट का एक तरफा जो बढ़ोतरी हमने देखा था, उसमें काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे स्टॉक्स, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक तरह से वैल्यूएशन का फ्रॉड जो बोल सकते हैं वो बिल्डअप हो गया था, क्योंकि एक तरह से कोई करेक्शन ही नहीं था। जो पहला 10% वाला करेक्शन आया वो तो 2022 में आया, उससे पहले तो था ही नहीं, करीब 1.5 साल। लेकिन अभी जो करेक्शन हुआ है पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में, उसमें काफी कुछ जो वैल्यूएशन फ्रॉड है वो निकल गया है मार्केट में। अगर आप मार्केट मूवमेंट देखते हैं निफ्टी या सेंसेक्स का, आपको दिखेगा शायद करीब 15% का फॉल है पीक से, लेकिन एक्चुअली अगर आप मीडियन फॉल देखते हैं मार्केट में, वो करीब 40% का फॉल है पीक से। यानी कि अगर आप NSE 500 स्टॉक्स लेते हैं और उनके मीडियन फॉल देखते हैं, वो तो करीब 40%। तो इस हिसाब से काफी कुछ जो वैल्यूएशन का जो रिचनेस था वो मेरे ख्याल से काफी कुछ हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है, काफी कुछ फेयर रेंज में आ गया है। लेकिन ये बोलना अभी भी मुश्किल है कि मार्केट क्या बॉटम बना दिया है ऑलरेडी या नहीं। हमारा मानना यह है कि अगर मैक्रो इंडिकेटर्स जैसे अभी नेगेटिव चल रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या अगर आप अगले तिमाही का रिजल्ट्स भी देखेंगे वो शायद डिसअपॉइंट ही करेंगे, तो ये सब चलते हुए ये बोलना मुश्किल है कि हमने बॉटम मार्केट का देख लिया है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन या थोड़ा वैल्यू करेक्शन भी हो मार्केट में, और लेकिन मेरे हिसाब से अगर लंबी अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो अगले 3 से 6 महीने अच्छे वैल्यूएशन में एंटर होने के लिए एक मौका मिलेगा। अच्छी बात बोली आपने कि पैसा लगाने का एक आखिरी विंडो है 3 से 6 महीने। मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें, वहीं सबसे ज़्यादा पिटाई हुई बाजार की। और अदरवाइज भी अगर आप देखें पॉपुलर मिड कैप स्टॉक्स देखें जो मिड कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा हैं ओन्ड, या इवन PMSs में बहुत ज़्यादा ओन्ड है, वो 50-50, 60-60% अपने टॉप से नीचे आ गए हैं। मिड कैप यूनिवर्स ने ही सबसे बड़ी रेटिंग देखी भी थी लास्ट 2-3 सालों में। क्या वहाँ पे उस यूनिवर्स में आपको आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि फ्रॉड क्लीन हो गया, या वहाँ भी अभी गुंजाइश बाकी है? अजय, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन का गुंजाइश है हमारे हिसाब से, क्योंकि यही बास्केट था जो अगर लार्ज कैप की तुलना करें तो करीब 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बढ़े थे मिड कैप में, और स्मॉल कैप का सेगमेंट देखेंगे तो करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़े थे। तो वहाँ पे करेक्शन भी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा सीवियर होगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, इंडेक्स में वो शायद ही दिख रहा है। तो उस हिसाब से सेलेक्टिवली अभी मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने का टाइम अभी आया नहीं है मिड एंड स्मॉल कैप्स में मेरे हिसाब से। शायद वहाँ पे अगर आपका नेक्स्ट 1 ईयर का अगर निवेश का होराइजन है तो शायद वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी भी वोलेटाइल रह सकता है उस सेगमेंट में। अगर आपका निवेश का होराइजन मान लीजिए 3 या 5 साल है, और अगर इंटरिम में अगर वोलेटिलिटी भी है तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे सिस्टमैटिकली नेक्स्ट 3 से 6 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर्षा, ये बताएं कि आप खुद या आपकी टीम FY23 में निफ्टी का या सेंसेक्स का क्या अर्निंग पकड़ के चल रही है? क्योंकि 2-3 क्वार्टर से हम उसको स्केल बैक देख रहे हैं, उसमें ट्रिमिंग हो रही है। 900 से शुरू हुआ था, अब कुछ लोग 830-840 की बात करते हैं निफ्टी फॉर एग्जांपल। आपका क्या व्यू बन के आ रहा है निफ्टी या सेंसेक्स के अर्निंग पर शेयर का? देखिए, कॉन्सेंसस एस्टिमेट अगर फाइनेंशियल ईयर 23 का देखें तो अभी भी वो 870 या 880 के बीच में है।
लेकिन जैसे आपने बताया, काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ तक तो शायद ही पहुँचेंगे और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो हमारा भी यही मानना है। अगर आप कंसेंसस एस्टिमेट्स देखते हैं तो 18-19% की ग्रोथ का एस्टिमेशन है फाइनेंशियल ईयर 23 में। हमें लगता है कि वो शायद ही पहुंच पाएंगे, और अगर डबल डिजिट ग्रोथ भी आ गया, लो डबल डिजिट, तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही है, और काफ़ी कुछ मार्केट में शायद डिस्काउंट भी हो चुका है। लेकिन अगर ये अर्निंग्स ग्रोथ 18-19 के जगह शायद अगर सिंगल डिजिट में पहुंच जाता है, जैसे प्री कोविड पीरियड में काफ़ी सालों तक 7-8% का जो मार्केट ग्रोथ था, अर्निंग्स ग्रोथ, अगर उस लेवल पे आ जाता है तो शायद मार्केट में और थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में इस वैल्यूएशंस में मेरे ख्याल से 10 से 12% का जो ग्रोथ है वो शायद बेक्ड इन है, लेकिन उससे नीचे आएगा तो शायद और थोड़ा मंदी हो सकता है। राइट हर्षा, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें समझाने के लिए कि वैल्यूएशंस अभी बाजार के इस गिरावट के बाद हम कहाँ खड़े हैं और हमें कैसे सूझबूझ से डिसीजन लेना चाहिए, अगर हम नया पैसा डालने वाले हैं या अपनी एसआईपी जारी रखने वाले हैं, या हमें लगता है कि हम कैश लेके साइड में बैठे थे, अब वो समय आ गया है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आप उसको डिप्लॉय कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। इस बीच सेंट्रम वेल्थ के देवांग मेहता का कहना है कि बाजार अभी फेयर वैल्यूएशन जोन में है। निवेशकों को यहां से मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग मटेरियल, फाइनेंशियल्स और इंश्योरेंस सेक्टर में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन सिंक इन होने लगेगा कि एक आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, आप निफ्टी हो जाए, सेंसेक्स हो जाए, मिड कैप, स्मॉल कैप, या काफी सारे इंडिविजुअल सेक्टर के जो प्राइस अर्निंग रेशियोज है, या प्राइस टू बुक वैल्यू है, या मार्केट कैप टू जीडीपी, अगर हम ओवरऑल मार्केट का भी देखें, आई थिंक ये सब रेशियोज कहीं ना कहीं ऐसे जोन में आ रहे हैं कि कुछ चीजें बता रही है कि हम या तो फेयर वैल्यू जोन में है या हम अंडर वैल्यूड होने की तैयारी में भी है। सो मेरे हिसाब से यस, मुझे लग रहा है अगर आप FY24 का ईपीएस 950 से 1000 रुपए की बात करें, अगर 950 से 1000 के बीच में अगर FY24 का ईपीएस आता है, 6 महीने के बाद सब रोल ओवर कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट 15, 15.5, 16 की बैंड के आसपास आपको मिलना अभी उचित हो रहा है। मुझे लग रहा है यस, नोबडी कैन टाइम इट परफेक्टली, बट कहीं ना कहीं यस, हम कैपिटुलेशन फेज में नजदीक है। नेक्स्ट मेरे ख्याल से 1 क्वार्टर में आप ये नतीजे देखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में कमेंट्री भी सुनेंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो क्वार्टर में आपको लग रहा है कि बॉटम कहीं नजदीक, और यहाँ से आपको बाइंग वगैरह जो भी शुरू करना है, काफी नए इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। स्वदेश ने आपको सबसे पहले बताया था कि जोमैटो 10 मिनट डिलीवरी स्टार्टअप ब्लिंकिट का अधिग्रहण करेगी, और हमारी इस खबर पर अब मुहर भी लगने जा रही है। जोमैटो के बोर्ड की शुक्रवार को बैठक होगी और इस सौदे पर फैसला होगा। इस खबर पर तमाम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नयनतारा राय। जोमैटो ब्लिंकिट को खरीद रहा है, और ये पहली बार आपने ईटी नाउ स्वदेश में ही सुना था इसके बारे में। 24 जून मतलब फ्राइडे को जोमैटो की बोर्ड मीटिंग भी होगी इसके ऊपर। ये एक ऑल स्टॉक डील है जो हमें अपने सूत्रों से पता लगा है। शायद जो शेयर स्वैप रेशियो होगा वो 1:10 है, मतलब हर 10 शेयर ब्लिंकिट के लिए एक जोमैटो शेयर। हमें ये भी पता लगा है अपने सूत्रों से कि ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स जैसे सॉफ्ट बैंक इसको मान चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि फ्राइडे की बोर्ड मीटिंग में क्या हो रहा है। तो रहा है कि डील को अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। जोमैटो बहुत ही बुलिश है ये क्विक कॉमर्स डिलीवरी पे। ब्लिंकिट का पहला नाम था ग्रोफर्स, तब वो ताज़ी सब्जियां, फल, दूध, ग्रोसरीज वगैरह डिलीवर करते थे। उसके बाद उन्होंने पिविट किया, अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया 10 मिनट में डिलीवरीज करने के लिए। जोमैटो बहुत ही बुलिश है इस सेगमेंट में। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि वो क्विक कॉमर्स में $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि फ्राइडे की बोर्ड मीटिंग में होता क्या है। ये पहली बार नहीं है कि जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदने की कोशिश की है। कोविड-19 के समय में भी बातचीत हुई थी, वो नहीं क्लोज हो पाई। उसके बाद आईपीओ से पहले जोमैटो ने 10% स्टेक भी लिया था ब्लिंकिट में। उसके बाद लोन भी दिया था ब्लिंकिट को, क्योंकि ब्लिंकिट को बहुत पैसों की ज़रूरत भी थी। वो था $150 मिलियन, 12% इंटरेस्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अफगानिस्तान में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान की। अफगानिस्तान में आज सुबह आए भूकंप से जानमाल
को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप के से करीब 1000 लोगों की जान गई है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी और अदानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति अदानी ने अदानी परिवार के सदस्यों और आम जनता को योग का अभ्यास करके स्वास्थ्य और ध्यान का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के अहमदाबाद मुख्यालय में एक योग सत्र में उनकी भागीदारी ने अन्य लोगों को एक स्वस्थ भारत बनने के प्रयास में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन श्री गौतम अडानी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर अपने सहकर्मियों के साथ गुजरात की 75 खूबसूरत जगहों पर योग आयोजित किया। जीवन की दौड़ भाग में हेल्थ पीछे न छूटे, ये जताया गौतम भाई और उनके परिवार ने। आप भी योग करें, फिट रहें।